आरबीआई के पास रेपो रेट भी है, फॉरेक्स रिजर्व्स भी हैं, बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल भी है और पॉलिसी अनाउंसमेंट्स का पावर भी है। फिर भी एक सिंपल सवाल बचता है, आरबीआई सब कुछ कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता? जब रुपये गिरता है लोग पूछते हैं आरबीआई कुछ कर क्यों नहीं रहा। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है लोग कहते हैं आरबीआई रेट बढ़ा दे। जब ईएमआई हाई होती है लोग डिमांड करते हैं आरबीआई रेट घटा दे। लेकिन रियल इकोनॉमी में प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं होती। आरबीआई को एक साथ रुपी स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, ग्रोथ सपोर्ट और ग्लोबल कैपिटल फ्लोज के प्रेशर को बैलेंस करना पड़ता है। और इसी बैलेंसिंग एक्ट को इकोनॉमिक्स में समझने के लिए एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। सिंपल लैंग्वेज में एक कंट्री 3 इंपॉर्टेंट गोल्स को एक साथ परफेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकती। आज का वीडियो इसी हिडन डायलेमा को डिकोड करेगा। आरबीआई पावरफुल है लेकिन ऑल पावरफुल नहीं। बहुत बार पब्लिक डिस्कशन में आरबीआई को एक मैजिक बटन की तरह इमेजिन किया जाता है। रुपये गिर रहा है तो लोग कहते हैं आरबीआई डॉलर बेच दे। इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो लोग कहते हैं आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दे। ईएमआई हाई हो गई तो लोग कहते हैं आरबीआई रेट कट कर दे। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक्स का रियल टेंशन स्टार्ट होता है। अगर आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ाता है तो लोन्स कॉस्टली हो जाते हैं, ईएमआई बढ़ सकती है, बिजनेस बोरोइंग एक्सपेंसिव हो सकती है और ग्रोथ स्लो हो सकती है। अगर आरबीआई ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए रेट कट करता है तो डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन ज़्यादा डिमांड इन्फ्लेशन को पुश कर सकती है और कभी कभी रुपये पर भी प्रेशर बना सकती है। और अगर आरबीआई रुपये बचाने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स यूज़ करता रहे तो रिजर्व्स कम हो सकते हैं। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आरबीआई के पास टूल्स नहीं हैं, प्रॉब्लम ये है कि हर टूल का साइड इफ़ेक्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब आरबीआई, रुपये, फॉरेक्स रिजर्व्स और कैपिटल फ्लोज की बात मेरे लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। यहीं से रियल इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है। सबसे पहले रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म फंड्स आरबीआई से बोरो करते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक्स के लिए बोरोइंग कॉस्टली होती है और वो कस्टमर्स को भी हायर लोन रेट्स चार्ज कर सकती हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन पर आ सकता है। दूसरा, रुपी वीक। जब रुपी डॉलर के अगेंस्ट वीक होता है तो इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं। इंडिया क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स बहुत कुछ इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो फाइनल प्राइजेस पर प्रेशर आएगा। तीसरा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना। आपकी ग्रॉसरी, ट्रांसपोर्ट, स्कूल फ़ी, रेंट, फ्यूल सब पर प्रेशर आ सकता है। इससे परचेजिंग पावर स्क्वीज़ होती है, मतलब सेम इनकम से कम चीज़ें खरीद पाते हैं। और चौथा, ग्रोथ स्लो। अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं और बिजनेसेस एक्सपांसन डिले करते हैं तो जॉब्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पर प्रेशर आ सकता है। इसलिए आरबीआई पॉलिसी कोई एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट बुक टॉपिक नहीं है। ये डायरेक्टली हाउस होल्ड बजट, ईएमआई, जॉब मार्केट और बिजनेस कॉन्फिडेंस से कनेक्टेड है। आरबीआई एक सिंगल बटन ऑपरेट नहीं करता। आरबीआई एक कॉम्प्लेक्स डैशबोर्ड मैनेज करता है। इस डैशबोर्ड पर 4 इंपॉर्टेंट डायल्स हैं। पहला है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। अगर प्राइजेस बहुत तेज बढ़ने लगें तो आम आदमी की रियल इनकम गिरती है। दूसरा है ग्रोथ सपोर्ट। आरबीआई नहीं चाहता कि इकोनॉमी में डिमांड और इन्वेस्टमेंट अननेसेसरली कोलैप्स करें। ग्रोथ सपोर्ट का मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीटली स्लो ना हो। तीसरा है रुपी स्टेबिलिटी। आरबीआई यूजुअली रुपये का एग्जैक्ट लेवल फिक्स नहीं करता, लेकिन सडन क्रैश या एक्सेसिव वोलेटिलिटी को स्मूथ करने की कोशिश करता है। वोलेटिलिटी का मतलब है बहुत तेज और अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट। चौथा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसका मतलब बैंकिंग सिस्टम, क्रेडिट मार्केट और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को सेफ रखना। अगर बैंक्स अनस्टेबल हो जाएं तो पूरी इकोनॉमी पर शॉक आ सकता है। अब दिक्कत ये है, जब आरबीआई एक डायल को मूव करता है तो दूसरा डायल डिस्टर्ब हो सकता है। एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए रेट्स बढ़ाओ तो ग्रोथ स्लो हो सकती है। ग्रोथ सपोर्ट के लिए रेट्स घटाओ तो इन्फ्लेशन प्रेशर आ सकता है। यही है आरबीआई का रियल डैशबोर्ड प्रॉब्लम। रेपो रेट को सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ये इकोनॉमी का ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों हो सकता है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बोरोइंग कॉस्टली हो जाती है। बैंक्स लोन्स पर हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं। इससे कंज्यूमर्स और बिजनेसेस कम बोरो करते हैं।
डिमांड स्लो होती है। जब डिमांड स्लो होती है तो इन्फ्लेशन प्रेशर कूल हो सकता है। इसलिए रेपो रेट हाइक को हम इकोनॉमी का ब्रेक कह सकते हैं। अब अगर आरबीआई रेपो रेट घटा देता है तो बोरोइंग चीपर हो सकती है। बैंक्स अगर रेट कट पास ऑन करें तो होम लोन्स, कार लोन्स, बिजनेस लोन्स रिलेटिवली चीपर हो सकते हैं। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट सपोर्ट होता है। इसलिए रेपो रेट कट को हम इकोनॉमी का एक्सीलरेटर कह सकते हैं। लेकिन यहीं पर कैच है, ब्रेक ज़्यादा देर दबाकर रखेंगे तो ग्रोथ इंजन स्लो हो सकता है। एक्सीलरेटर ज़्यादा दबाएंगे तो इन्फ्लेशन इंजन हीटअप हो सकता है। इसलिए रेपो रेट एक पावरफुल टूल है, लेकिन परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं। फॉरेक्स रिजर्व्स को लोग अक्सर गलत समझते हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स मतलब आरबीआई के पास रखे फॉरेन करेंसी एसेट्स, मेनली डॉलर्स प्लस गोल्ड, एसडीआरस यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स और अदर इंटरनेशनल एसेट्स। जब रुपी पर सडन प्रेशर आता है, आरबीआई मार्केट में डॉलर्स सेल कर सकता है। इससे डॉलर सप्लाई बढ़ती है और सडन पैनिक को स्मूथ किया जा सकता है। लेकिन फॉरेक्स रिजर्व्स एक शॉक एब्जॉर्वर हैं, इंजन नहीं। कार का शॉक एब्जॉर्वर रोड के बम्प्स को स्मूथ करता है, लेकिन अगर इंजन खराब है तो शॉक एब्जॉर्वर कार को परमानेंटली नहीं चला सकता। बिल्कुल वैसे ही रिजर्व सडन पैनिक को स्लो कर सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जैसे हाई इंपोर्ट बिल, कैपिटल आउटफ्लो, ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ या वीक एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, तो रिजर्व्स उस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व नहीं कर सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, रिजर्व्स अनलिमिटेड नहीं होते। अगर आरबीआई हर रुपी फॉल को डिफेंड करने के लिए कंटिन्यूअसली डॉलर्स बेचता रहे तो रिजर्व्स रिड्यूस हो सकते हैं। इसलिए आरबीआई को केयरफुली डिसाइड करना पड़ता है कब इंटरवेन करना है, कितना करना है और कब मार्केट एडजस्टमेंट अलाउ करना है। मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ मनी सप्लाई का गेम नहीं है, मार्केट कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ 3 टेक्निकल टर्म्स समझना यूजफुल है। पहला, ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदता या बेचता है। अगर आरबीआई सिक्योरिटीज़ खरीदता है तो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी आ सकती है। अगर सिक्योरिटीज़ बेचता है तो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो सकती है। दूसरा, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का एक फिक्स्ड परसेंटेज आरबीआई के पास कैश रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। सीआरआर बढ़ेगा तो बैंक्स के पास लेंडिंग के लिए कम पैसा बचेगा। सीआरआर घटेगा तो लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। तीसरा, एलएएफ यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये आरबीआई का फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू बैंक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेज करते हैं, रेपो और रिवर्स रेपो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। लेकिन एक और पावरफुल चैनल है कम्युनिकेशन। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब स्टेटमेंट देती है तो मार्केट को सिग्नल मिलता है कि आरबीआई इन्फ्लेशन, ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट्स के बारे में क्या सोच रहा है। कभी कभी आरबीआई का सिग्नल भी मार्केट बिहेवियर चेंज कर देता है। और फाइनली, मैक्रो प्रूडेंशियल गार्ड रेल्स। मैक्रो प्रूडेंशियल का मतलब है ऐसे रूल्स जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के रिस्क को कंट्रोल करते हैं, जैसे एक्सेसिव लेंडिंग, रिस्की लोन्स या बैंकिंग इंस्टेबिलिटी को कंटेन करना। सो आरबीआई सिर्फ मनी कंट्रोल नहीं करता, आरबीआई एक्सपेक्टेशंस और कॉन्फिडेंस भी मैनेज करता है। अब आते हैं हमारे कोर कॉन्सेप्ट पर जिसका नाम है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी एक ओपन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट है। ओपन इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जो बाकी दुनिया के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फ्लोज में कनेक्टेड हो। मंडल फ्लेमिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से एक कंट्री 3 गोल्स को एक साथ फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकती। पहला गोल, स्टेबल एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब है एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, $1 के लिए कितने रुपीस देने पड़ेंगे। स्टेबल एक्सचेंज रेट का मतलब है रुपी को रिलेटिवली स्टीडी रखना। दूसरा गोल, फ्री कैपिटल मूवमेंट। कैपिटल मूवमेंट का मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स, पोर्टफोलियो फ्लोज, डॉलर्स का कंट्री के अंदर आना और बाहर जाना। फ्री कैपिटल मूवमेंट का मतलब इन्वेस्टर्स रिलेटिवली फ्रीली पैसा मूव कर सकते हैं। तीसरा गोल, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब आरबीआई अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट सेट कर सके। इन्फ्लेशन हाई हो तो रेट बढ़ाए, ग्रोथ स्लो हो तो रेट घटाए। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का मेन मैसेज है, आप इन 3 गोल्स में से जनरली 2 को स्ट्रांगली चूज कर सकते हैं, लेकिन तीनों को एक साथ परफेक्टली कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता। यही आरबीआई के पॉलिसी डायलेमा का थियोरेटिकल बेस है। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी को एक सिंपल एनालॉजी से समझिए। 3 दरवाजे हैं लेकिन आपके पास सिर्फ 2 चाबी हैं। डोर 1, फिक्स्ड या स्टेबल एक्सचेंज रेट। डोर 2, फ्री कैपिटल मूवमेंट। डोर 3,
इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। अगर कोई कंट्री डोर 1 और डोर 2 ओपन रखती है, मतलब एक्सचेंज रेट स्टेबल भी रखना है और कैपिटल को फ्रीली फ्लो भी करने देना है, तो सेक्रीफाइस क्या होता है? इंटरेस्ट रेट इंडिपेंडेंस कम हो जाती है, क्योंकि अगर कैपिटल फ्रीली मूव कर रहा है और एक्सचेंज रेट फिक्स रखना है तो सेंट्रल बैंक अपनी डोमेस्टिक नीड के हिसाब से रेट्स फ्रीली एडजस्ट नहीं कर पाता। अब दूसरा केस देखिए, डोर 2 और डोर 3 ओपन, यानी कैपिटल फ्लोज रिलेटिवली ओपन है और सेंट्रल बैंक अपनी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन या ग्रोथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट सेट करना चाहता है, तो सेक्रीफाइस क्या होगा? एक्सचेंज रेट को फुली फिक्स्ड रखना मुश्किल हो जाता है। यही इंडिया के लिए रेलेवेंट है। इंडिया ग्लोबल कैपिटल फ्लोज को कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं करता और आरबीआई डोमेस्टिक इन्फ्लेशन और ग्रोथ के हिसाब से पॉलिसी सेट करता है, इसलिए रुपी को एक एग्जैक्ट फिक्स नंबर पर होल्ड करना प्रैक्टिकल नहीं होता। सिंपल लाइन है, आप ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड भी रहना चाहते हैं, अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंस भी चाहते हैं, तो एक्सचेंज रेट को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ती है। इंडिया का एक्सचेंज रेट सिस्टम ना तो प्योर फिक्स्ड पेग है और ना ही अनकंट्रोल्ड फ्री फॉल। फिक्स्ड पेग का मतलब होता है करेंसी को किसी फिक्स लेवल पर ऑफिशियली मेंटेन करना, जैसे $1 इज इक्वल टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसमें सेंट्रल बैंक को हैविली इंटरवेन करना पड़ सकता है। इंडिया का मॉडल ब्रॉडली मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट का है। मार्केट डिटरमाइंड का मतलब रुपी की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई से मूव करती है। अगर डॉलर्स की डिमांड ज़्यादा है, रुपी पर प्रेशर आ सकता है। अगर डॉलर सप्लाई स्ट्रांग है, रुपी सपोर्ट हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आरबीआई कुछ नहीं करता। आरबीआई एक्सेसिव वोलेटिलिटी को स्मूथ कर सकता है, यानी अगर रुपी में सडन पैनिक ड्रिवन मूवमेंट हो रहा है तो आरबीआई इंटरवेंशन कर सकता है, लेकिन आरबीआई जनरली एक एग्जैक्ट नंबर डिफेंड नहीं करता। पॉलिसी एंकर के रूप में इंडिया इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क फॉलो करता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब सेंट्रल बैंक का मेन फोकस इन्फ्लेशन को एक टारगेट रेंज के आसपास रखना होता है। इंडिया में सीपीआई इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट मेजर है। सीपीआई का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये आम कंज्यूमर्स के गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस चेंजेस को मेज़र करता है। लेकिन आरबीआई सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं देखता, ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंकिंग सिस्टम और ग्लोबल शॉक्स को भी कंसिडर करता है। सो इंडिया का फुल मॉडल है फुल पेग नहीं, फ्री फॉल भी नहीं, मैनेज्ड फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हैं। अगर इन्फ्लेशन हाई हो जाए तो आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई रेपो रेट बढ़ा सकता है। रेपो रेट बढ़ाने से लोन्स कॉस्टली हो सकते हैं। जब लोन्स कॉस्टली होते हैं, हाउस और बिजनेसेस बोरोइंग कम कर सकते हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट स्लो होता है, डिमांड कूल होती है, और जब डिमांड कूल होती है, इन्फ्लेशन प्रेशर ग्रेजुअली कंट्रोल हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का मतलब लोग और बिजनेसेस फ्यूचर इन्फ्लेशन के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइजेज़ और बढ़ेंगे तो वर्कर्स हायर वेजेस डिमांड कर सकते हैं, फर्म्स प्राइजेज़ और बढ़ा सकती हैं और इन्फ्लेशन स्टिकी हो सकता है। आरबीआई रेट हाइक से सिग्नल देता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल सीरियस प्रायोरिटी है। इससे एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल हो सकती हैं। लेकिन कॉस्ट क्या है? ईएमआई बढ़ सकती है, बिजनेस लोन्स कॉस्टली हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिले हो सकता है, ग्रोथ स्लो हो सकती है। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल फ्री में नहीं आता, इसका ट्रेड ऑफ ग्रोथ और ईएमआई कंफर्ट के साथ होता है। अब दूसरा सिनेरियो, इकोनॉमी स्लो हो रही है, बिजनेसेस इन्वेस्ट नहीं कर रहे, डिमांड वीक है, जॉब्स का प्रेशर है। ऐसे सिचुएशन में आरबीआई रेपो रेट कम कर सकता है। रेट कट का एम होता है बोरोइंग कॉस्ट को रिड्यूस करना। अगर बैंक्स रेट कट कस्टमर्स तक पास ऑन करें, जिसे हम मॉनेटरी ट्रांसमिशन कहते हैं, तो लोन्स चीपर हो सकते हैं। मॉनेटरी ट्रांसमिशन का मतलब है आरबीआई पॉलिसी रेट चेंज का बैंक्स, लोन्स, बिजनेसेस, हाउसहोल्ड्स और फाइनल इकोनॉमी तक पहुंचना। अगर ट्रांसमिशन इफेक्टिव है तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, कंज्यूमर्स लोन्स ले सकते हैं, स्पेंडिंग सपोर्ट हो सकती है और ग्रोथ को पुश मिल सकता है। लेकिन यहाँ भी फ्री लंच नहीं है। अगर डिमांड ज़्यादा हीटअप हो गई तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, और अगर डोमेस्टिक रेट्स कम हो जाते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया के रिटर्न्स रिलेटिवली लेस अट्रैक्टिव लग सकते हैं। इससे कैपिटल आउटफ्लो प्रेशर आ सकता है और रुपी पर प्रेशर बन सकता है। सो रेट कट ग्रोथ को सपोर्ट करता है, लेकिन इन्फ्लेशन और रुपी प्रेशर का रिस्क भी ला सकता है। यही रीज़न है कि आरबीआई हर स्लो डाउन में एग्रेसिवली रेट कट नहीं कर सकता। अब आते हैं तीसरे इम्पॉर्टेंट सिनेरियो पे। रुपी पर प्रेशर है। रुपी पर प्रेशर क्यों आता है? डॉलर डिमांड हाई हो सकती है,
इंपोर्ट्स कॉस्टली हो सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हो सकते हैं, या ग्लोबल डॉलर स्ट्रांग हो सकता है। आरबीआई के पास 3 ब्रॉड ऑप्शंस हो सकते हैं। ऑप्शन ए, रेट हाइक। हायर इंटरेस्ट रेट्स फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स को बेटर रिटर्न मिल सकता है। इससे रुपी को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन गारंटी नहीं होती क्योंकि इन्वेस्टर्स सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं देखते, वो रिस्क, ग्रोथ, ग्लोबल सेंटिमेंट और यूएस फेड पॉलिसी भी देखते हैं। कॉस्ट है लोन्स कॉस्टली, ग्रोथ पर प्रेशर। ऑप्शन बी, फॉरेक्स सेल। आरबीआई मार्केट में डॉलर सेल कर सकता है, डॉलर सप्लाई बढ़ेगी, पैनिक स्मूथ हो सकता है। कॉस्ट क्या है? फॉरेक्स रिजर्व्स ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन का मतलब रिजर्व्स का रिड्यूस होना। ऑप्शन सी, एडजस्टमेंट स्पेस। आरबीआई रुपी को मार्केट कंडीशंस के साथ एडजस्ट होने दे सकता है। कॉस्ट क्या है? इंपोर्ट्स कॉस्टली हो सकते हैं, स्पेशली ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रॉ मटेरियल्स। इससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ सकता है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब जब फॉरेन गुड्स, इंपोर्टेड इनपुट्स या डॉलर प्राइस्ड कमोडिटीज़ महंगी हो जाती हैं और उनका इफेक्ट डोमेस्टिक प्राइजेस पर आता है। फाइनल मैसेज है, रुपी प्रेशर में हर ऑप्शन का प्राइस टैग होता है। आरबीआई इंडिया के अंदर पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ग्लोबल मार्केट पर आरबीआई का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। अगर यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो डॉलर एसेट्स अट्रैक्टिव हो सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर यूएस एसेट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। इससे कैपिटल आउटफ्लो प्रेशर आता है। कैपिटल आउटफ्लो का मतलब कंट्री से फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बाहर जाना। जब इन्वेस्टर्स रुपी एसेट्स बेचकर डॉलर्स खरीदते हैं तो रुपी पर प्रेशर आ सकता है। दूसरा फैक्टर है कमोडिटी प्राइजेस। कमोडिटी का मतलब बेसिक रॉ मटेरियल्स, क्रूड ऑयल, मेटल्स, गैस, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। अगर ऑयल प्राइजेस बढ़ जाएं, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ता है। इंपोर्ट बिल बढ़ने से डॉलर डिमांड बढ़ती है। रुपी प्रेशर और इन्फ्लेशन दोनों आ सकते हैं। तीसरा फैक्टर है जियोपॉलिटिकल शॉक्स। वार, ट्रेड डिसरप्शन, शिपिंग रूट प्रॉब्लम्स, सैंक्शंस या ग्लोबल अनसर्टेनिटी मार्केट सेंटिमेंट को अफेक्ट कर सकती है। यहाँ एक पावरफुल एनालॉजी है। आरबीआई वेदर चेंज नहीं कर सकता, लेकिन स्टॉर्म में स्टीयरिंग संभाल सकता है। मतलब ग्लोबल शॉक्स तो आरबीआई रोक नहीं सकता, लेकिन उनके इम्पैक्ट को मैनेज करने की कोशिश जरूर कर सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। पब्लिक मिथ ये होता है कि आरबीआई चाहे तो रुपी स्टेबल, इन्फ्लेशन ज़ीरो, ईएमआई लो और ग्रोथ हाई सब एक साथ कर दे, लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी अलग है। आरबीआई परफेक्ट कंट्रोल नहीं करता, आरबीआई रिस्क मैनेजमेंट करता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है सब प्रॉब्लम्स को एक साथ ज़ीरो करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है। कब इन्फ्लेशन को पहले कंट्रोल करना है, कब ग्रोथ सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, कब रुपी वोलेटिलिटी डेंजरस हो सकती है, कब बैंकिंग स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना है। आरबीआई पॉलिसी मिक्स चूज़ करता है। पॉलिसी मिक्स का मतलब मल्टीपल टूल्स का कॉम्बिनेशन, रेपो रेट, लिक्विडिटी टूल्स, फॉरेक्स इंटरवेंशन, कम्युनिकेशन, मैक्रो प्रूडेंशियल रूल्स। इसलिए ट्रेड ऑफ पॉलिसी फेलियर नहीं होता, ट्रेड ऑफ ओपन इकोनॉमी का बिल्ट इन कंस्ट्रेंट है। अब पूरी स्टोरी को एक सिंपल चेन में समझते हैं। सबसे पहले एक ग्लोबल शॉक आता है, फॉर एग्जांपल यूएस फेड रेट हाइक, ऑयल प्राइस राइज, कैपिटल आउटफ्लो, जियोपॉलिटिकल टेंशन या ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ। इस शॉक से रुपी, इन्फ्लेशन या ग्रोथ पर प्रेशर आता है। फिर आरबीआई को पॉलिसी मिक्स चूज़ करना पड़ता है। रेट हाइक करे, रेट कट करे, फॉरेक्स रिजर्व्स यूज़ करे, लिक्विडिटी मैनेज करे या कम्युनिकेशन से मार्केट को काम करे। हर चॉइस से कुछ स्टेबिलिटी गेन होती है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट भी होता है। रेट हाइक इन्फ्लेशन या रुपी को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ग्रोथ स्लो कर सकता है। रेट कट ग्रोथ सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ा सकता है। फॉरेक्स इंटरवेंशन रुपी पैनिक स्मूथ कर सकता है, लेकिन रिजर्व्स रिड्यूस कर सकता है। इसलिए रियल क्वेश्चन होता है, किस रिस्क को पहले कंट्रोल करना है। यही है आरबीआई का इम्पॉसिबल चॉइस। फाइनल टेकअवे ये है, आरबीआई सब कुछ कंट्रोल नहीं करता, आरबीआई बैलेंस करता है। सेंट्रल बैंकिंग का रियल जॉब परफेक्ट कंट्रोल नहीं, केयरफुल बैलेंस है। आरबीआई को रुपी स्टेबिलिटी भी देखनी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल भी करना है, ग्रोथ सपोर्ट भी कंसिडर करना है, बैंकिंग सिस्टम को सेफ भी रखना है। और जब इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड होती है तो ये बैलेंसिंग एक्ट और डिफ़िकल्ट हो जाता है।
इस वीडियो का मेन लेसन सिंपल है। जब भी आप न्यूज़ में देखें कि रुपये गिर रहा है, रेपो रेट बढ़ रहा है, फॉरेक्स रिजर्व्स यूज़ हो रहे हैं या इन्फ्लेशन प्रेशर है, तो सिर्फ हेडलाइन मत देखिए, मैकेनिज़्म समझिए। इकोनॉमिक्स को समझने का मतलब है कौन सी पॉलिसी किस चैनल से आम आदमी तक पहुंचती है और उस पॉलिसी का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। आरबीआई के टूल्स पावरफुल हैं, लेकिन ट्रेड ऑफ्स अनअवॉइडेबल हैं। इकोनॉमिक्स को रटना नहीं, समझना है। सब्सक्राइब टू अर्थनीति एक्सप्लेन्ड। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और इकोनॉमिक्स के टॉपिक को कवर करूं, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।